हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सिराज स्टडी पॉइंट। आप सबका एक बार फिर से सिराज स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि सबको पता है, यूपी लेखपाल का जो फॉर्म है इस समय मतलब फिल हो रहा है। तो जो उसका एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हम क्या किए हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन लेकर आप लोगों के लिए लाए हैं। तो ये प्रीवियस ईयर सोल्यूशन पार्ट 2 है। तो बिना किसी देरी के चलिए हम पेपर को सॉल्व करते हैं। तो ये रहा हमारे सामने पहला सवाल। क्या लिखा है, देखिए क्या लिखा है, साफ साफ लिखा है कि 1 मिनट, हाँ, 10 - 5 - 5 + 10 भागे 5। अब पूरे के बटा कितना है, -5 + 10 -5 - 10 भागे 5। इसको सॉल्व करना है, चलिए करते हैं। ये क्या हो जाएगा, देखो पहले क्या करना है, पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है ना, बॉड मास रूल यही कहता है। तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करना है। तो क्या हो जाएगा, 10 - 5 - 15 भागे 5 बटे, नीचे भी यही करना है। तो पहले इसको और इसको सॉल्व करिए, तो ये क्या हो जाएगा, 5 - 5 भागे 5 हो जाएगा। चलिए अब बताइए, 1 मिनट, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 10 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 5 में से 15 गया तो -10 आएगा। क्यों, अपोजिट साइन है। तो बड़ा कौन सा है, 15, तो उसका साइन लगेगा। अब बड़े से छोटे घटा देंगे तो 15 में से 5 गया 10। अब भागे 5 बटा 5 माइनस, अब -5 से जब 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा, -1 आ जाएगा। इसको फिर सॉल्व करिए आगे। ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 10 माइनस, अब 5 में से जब -10 को भाग देंगे तो आएगा -2 बटे, नीचे क्या हो जाएगा, 5 माइनस माइनस +1। ये बराबर हो जाएगा आपका 10 माइनस माइनस से भी +2 हो जाएगा, 2/6। ये आपका आ जाएगा। इसको जब और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 12/6, यानी ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 के। तो देखिए आपका ऑप्शन में कहीं पे 2 है। ये आपका ऑप्शन नंबर जो 2 है, ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए इसमें क्या है, इसमें दिया है कि 0.009 अपॉन 0.9। देखो ये 9 से, ये 9 तो कट ही जाएगा, एक एक आ गया। यहाँ पे पॉइंट 1 है, तो जब ये पॉइंट को हटाएंगे तो ये क्या करेगा, आपका एक पॉइंट कम कर देगा। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.01। दशमलव का बेसिक सवाल है, इसमें कुछ बताने लायक नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग इनमें से पहली संख्या से 36 अधिक है, मध्य संख्या क्या होगी। अच्छा ये बताइए, अगर 3 क्रमागत संख्या जैसे मान लो 3 है, 5 है, 7 है। अगर मैं कह दूँ कोई संख्या है जो इससे मान लो कि 11 अधिक है या 12 अधिक है, तो इससे कितना अधिक होगी, 10 ही अधिक होगी ना, 10 ही तो अधिक होगी, क्योंकि 12 3 क्या हो जाएगा, 15। तो बीच वाली संख्या से कितनी अधिक हो जाएगी, 2 कम अधिक होगी। अच्छा ये भी देखिए, इनका योग कितना आएगा, 7 5 12 3 15। तो देखो क्या ये बीच वाले के 3 गुना आ रहा है ना, 5 के 3 गुना ही 15 होता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलिए फिर ये अगर क्लियर हुआ तो फिर चलते हैं अब सवाल की ओर। ठीक है, सवाल आपका क्या है ये देखते हैं। अब देखिए सवाल में क्या कह रहा है कि क्रमागत विषम संख्याओं के योग में से पहली संख्या से 36 अधिक है, यानी जो मिडिल वाली संख्या होगी उससे कितना अधिक है, 34। अच्छा, अब मिडिल वाली संख्या का 3 गुना बराबर होगा किसके, मिडिल से 34 अधिक है तो 34 के, यही होगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, 2 मिडिल किसके बराबर हो जाएगा, 34 के। तो मिडिल वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, 17 आएगी कि नहीं आएगी, आ गई ना।
अब पूछा कौन सी है, मध्य संख्या ही पूछा है तो 17 होगी। पहली पूछा होता तो 15 होती, और लास्ट वाली पूछा होता तो 19 होती। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 संख्याओं का औसत 6 है। यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा किया जाता है संख्याओं के नए समुच्चय का औसत। देखो समझो पहले, अगर मान लो 3 संख्याएं हैं, मानो a प्लस बी प्लस सी, तो बटे 3 यही क्या हो जाएगा, औसत होगा। मान लो ये t के बराबर है। अगर तुम सब में 12 का गुणा कर दोगे, यानी 12a प्लस 12b प्लस 12c बटे 3, अब इसका औसत क्या आ जाएगा, देखो 12 कॉमन ले लो ऊपर तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बटे 3, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, t। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, अगर आप इस तरीके से देखें तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी औसत की, 12t। यानी हमें देखने को क्या मिल रहा है कि संख्या में जितने का गुणा हो रहा है, यहाँ पे देखिए 12 12 का गुणा हो रहा है, तो औसत में भी कितना गुणा हो जाएगा, 12 का, सेम चीज़ का ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब इसी से देखिए यहाँ पे सवाल पे देखिए क्या कह रहा है। सवाल पे कह रहा है कि औसत कितना है, 6 था। अब 12 का गुणा करेंगे तो नया औसत क्या हो जाएगा, 12t, यानी कितना, बर्छन 72। आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कुछ नहीं है यार सवाल में, ठीक है। अब इसमें मैं क्या ही डिस्क्राइब कर दूं, ये तो सिर्फ समझाने के लिए मैंने ये चीज़ें बताई हैं। बाकी ये कॉमन सी बात है कि एवरेज क्या होता है, अगर किसी संख्या का मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो एवरेज को भी उसी संख्या से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दो, है ना, अगर सारी संख्याओं को किया जाता है तो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए ये क्या कह रहा है, 144 बटे 0.144 बराबर 14.4 बटे यक्स, यही कह रहा है। एक मिनट, यही है ना। देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अच्छा ये कितनी बार जाएगा बताओ, ये यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0.001 हो जाएगा, और ये बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है, तो इतना हो जाएगा। तो इसको जरा सॉल्व करिए, और तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 1/0.01 बराबर 14.4 बटे यक्स। यहाँ से यक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए। यहाँ जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये आ जाएगा, यक्स इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यक्स बराबर, अब 14.4 गुणते 0.001, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 144 एक कम से 44, 3 एक 4 पॉइंट के बाद जीरो लगेगा, तो 4 के बाद जीरो मतलब पॉइंट लगेगा 4 अंकों के डिजिट के पहले, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 3 डिजिट है, यहाँ 1 डिजिट है, तो 0.0144 है कोई ऑप्शन आपका, 0.0144 ये है ना आपका पहला वाला ऑप्शन। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अर्जुन, विक्रम विक्रम और विजय के वेतन का अनुपात कितना दे रखा है, 2:3:5। अब उनके वेतन में क्रमशः 15, 10 और 20% की वृद्धि हुई, तो नए वेतन का अनुपात। अब देखो ये 2 3 5 है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 200 अनुपाते 300 अनुपाते 500, कोई दिक्कत है यहाँ पे, हो जाएगा। अच्छा अब देखो 200 में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 15% की। तो 200 का 15% कितना होता है, जरा देखो, 200 का 15% निकाल लो, अच्छा किनारे, देखो कितना हुआ ये, 30 आया, 30 आएगा। इसी 30 को इसमें क्या करना है, ऐड कर देना है, तो कितना हो जाएगा ये 230 हुआ, ठीक है। अब 300 में कितना हो रहा है 10%, तो जब आप 300 का 10% निकालेंगे तो क्या आएगा, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 30 आएगा। इस 30 को क्या करना है, इससे प्लस कर देना है, तो ये कितना आएगा 330। अब इन्हीं दोनों का रेशियो कितना आएगा, देखो 23:33 आएगा कि नहीं आएगा, देखो ऑप्शन में एक ही जगह है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 सही है। पर अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो इसको भी कर लीजिए। 500 है, 500 में कितने का वृद्धि हुआ है, 20% का, 20% करिए जरा, जीरो जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, कितना आ गया 100 आ गया। 500 में 100 को जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 600 आएगा। अब देखो ये जीरो जीरो कैंसिल, तो रेशियो क्या आया आपका 23:33:60 आया, ये ऑप्शन नंबर 2। देखो जब दो ही ऑप्शन में मिल गया था 23 और 33 का, तो ऑप्शन नंबर 2 तो वैसे सही हो गया था, तो आगे करने की जरूरत थी नहीं, है ना, इसी को आपको सीखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अब दशमलव व्यक्त करना है, 0.001%। अब प्रतिशत का मतलब भी क्या होता है बताइए जरा, बट्टे सब होता है कि नहीं होता है। अब दो जीरो है तो दो दशमलव को दो अंक और पहले ला दो, यानी अगर 0.01 था, 3 था तो 4 5 पॉइंट लगा दो, यानी पॉइंट के बाद 4 जीरो और 1, यह जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है वही सही है। बटे सब है तो दो क्या करेगा, दो पॉइंट पॉइंट जो है उसको दो और शिफ्ट करेगा लेफ्ट साइड में, तो देखो इतना था ही, दो हमने जीरो को क्या कर दिया और कर दिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए और बी एक साथ एक कार्य को 6 दिन में करते हैं, ये हमारे प्रीवियस वाले पेपर में, अभी जो इसके पहला वाला पार्ट 1 है उसमें भी हमने इसको सिखाया है बहुत अच्छे से। देखो 6 दिन में करते हैं, ये अकेले कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। काम कितना मान लेते हैं दोनों कैल्शियम, 30 काम है। अब अगर ये 6 दिन में 30 काम कर रहा है ए और बी मिल के, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 5। ए भी 10 दिन में 30 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 3। अब देखो ये जो 5 है, ये ए और बी मिल के कर रहे हैं, और ये अकेले कितना कर रहा है, 3। तो बी अकेले कितना करेगा, बी कितना करेगा, इनको घटा दो यानी 2, यानी बी अकेले एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2। 2 ही काम करेगा ना, और टोटल काम है कितना, 30। तो टाइम कितना लगेगा बताओ, टोटल काम बट हमारी जो इफिशियंसी है यानी 2 काम पर डे, तो यानी कुल डे कितने लगेंगे, 15। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मनीष एक निश्चित दूरी को के दो तिहाई भाग को 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और शेष भाग को 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 1 घंटे 24 मिनट में तय करता है, कुल दूरी। देखो हम मान लेते हैं कुल दूरी कितनी है हमारी, यक्स है। अब यक्स का 2 तिहाई यानी 2 यक्स बटे 3, ये जो दूरी है इसको हम किससे कर कितने से मतलब 4 किलोमीटर की स्पीड से कर रहे हैं ना, तो ये दूरी अब बटे 4, इतना समय लगा इसमें। अब फिर कह रहा है कि जो शेष भाग बचा, तो शेष भाग कितना बचेगा ये बताइए जरा। अगर 2 तिहाई खत्म हो गया तो बचा कितना, 1/3 यक्स ही तो बचा। तो जो इतनी दूरी है यानी यक्स बटे 3 दूरी है, इसको ये 5 की स्पीड से कर रहा है, और टोटल टाइम कितना लग रहा है, 1 घंटा 24 मिनट। 1 घंटा और 24 मिनट, 24 मिनट को हम क्या करते हैं, घंटे में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 12×2 = 24, 12×5 = 60, यानी ये आका आएगा 1 सही 2/5 यानी 7/5, यानी कितना टाइम लग रहा है, 7/5 घंटे। इतना समझ में आया। अब देखिए ये समझ में आ गया ना, 7/5 लगेगा। ठीक है, अब देखिए है ना, इसको आगे सॉल्व करते हैं हम। चलिए देखिए कैसे हो जाएगा, थोड़ा सा इसको रब कर दें। इतना समझ में आया। अब देखिए कैसे हो जाएगा, इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, कितना आ गया, यक्स बटे 3 दूना 3 दूना 6, प्लस यहाँ पे 3×5 = 15, यक्स बटे 15, ये किसके बराबर है, 7/5 के। इसको सॉल्व करेंगे जरा हम, क्या मिलेगा हमें, देखिए जरा। एलसीएम 30 आएगा, 6×5 = 30, 5 से यक्स का मल्टीप्लाई तो 5 यक्स, प्लस 15 दूना 30, 2 का यक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 यक्स बराबर 7/5 आया। ये आपका कितना आ जाएगा, 5×2 = 7 यक्स बटे 30 बराबर 7/5। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करिए, यक्स की वैल्यू निकालनी है ना हमें, तो यहाँ से यक्स बराबर क्या आ जाएगा, यक्स बराबर हो जाएगा 7/5 गुणते 30/7, 7 से 7 कैंसिल, 5×6 = 30, यक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आई कि नहीं आई। हमने यक्स क्या माना है, वही दूरी मानी है कुल, तो हमारी जो ऑप्शन है उसमें से कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक पुरुष एक महिला और एक लड़का एक कार्य को 2 3 और 6 दिनों में कर सकते हैं। देखो चलो हम, एक पुरुष कितने दिन में कर रहा है, 2 दिन में। एक महिला कितने दिन में कर रही है, 3 दिन में। एक लड़का कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में। तो हम मान लेते हैं कि अगर जो काम था जो ये लोग कर रहे थे वो कितना है, 6 है। तो अगर एक पुरुष 2 दिन में 6 काम कर रहा है तो इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 3 की है, यानी 3 काम ये पर डे कर लेता है। और एक महिला कितनी कर लेगी, अगर 3 दिन में 6 काम करे यानी ये 2 काम पर डे कर लेती है। और एक लड़का कितना करेगा, अगर 6 की एफिशिएंसी मतलब 6 दिन में कर रहा है और 6 काम, यानी वो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1 काम कर रहा है। एफिशिएंसी मिल गई, ये मिला हमें। अब देखिए क्या कह रहा है कि कार्य के आधे दिन में पूरा करने के लिए
एक पुरुष और एक महिला की सहायता के लिए कितने लड़कों की आवश्यकता होगी? अब आधे दिन में करना है। अब देखो, तो कैसे करेंगे आप इसको? देखो, टाइम टाइम बराबर कितना होता है बताया ना, टोटल वर्क 6 बटे टोटल क्या होती है, इफिशियंसी। टाइम कितना दे रखा है, टी की वैल्यू दिया है हाफ, बराबर 6 बटे टोटल इफिशियंसी। तो यहाँ से हमारा इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, ई कितनी आ जाएगी, ई की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, बताइए। 6 दूनी 12, 12 आ गई। ई की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 12, यानी ई कितनी होनी चाहिए, 12 होनी चाहिए। अब देखिए, पुरुष एक ही है, महिला एक ही है, तो ये तो हो गया 3 और ये हो गया एक महिला के लिए 2। कितनी इफिशियंसी है इनकी, 5। तो बाकी जो 12 में से बचे कितने, 7। ये 7 किसकी इफिशियंसी होनी चाहिए, लड़कों की। अब चूंकि लड़के की इफिशियंसी एक ही का काम कर रहा है, यानी एक लड़का की एक ही इफिशियंसी है, तो 7 इफिशियंसी को गेन करने के लिए हमें कितने लड़के चाहिए, 7 लड़के चाहिए कि नहीं चाहिए? समझ रहे हो, बातों को समझो, मैं इतना लिखता नहीं हूँ, लेकिन आप समझो मैं कह क्या रहा हूँ। अगर टोटल में 12 का एफिशिएंसी चाहिए तभी तो आधे दिन में काम होगा। अब 5 हमारे पास है, क्योंकि एक ही पुरुष और एक ही महिला है, तो ये पता हो गया कि एक पुरुष एक महिला की मिला के 5 हुआ। तो बचा कितना, 7 एफिशिएंसी। 7 एफिशिएंसी हमें लड़के से ही लेनी है, और एक लड़के की अगर एक एफिशिएंसी है तो हमें 7 एफिशिएंसी लेने के लिए कितने लड़के करने पड़ेंगे, 7 लड़के करने पड़ेंगे ना। तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 7। समझ में आया? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दो लंबवृत्तीय बेलनों ए और बी की त्रिज्याओं का अनुपात इतना है, ऊंचाइयों का अनुपात इतना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। अब देखो, आर ए रेशियो आर बी कितना दे रखा है, रेशियो मतलब त्रिज्या का, 5:2, आर मतलब त्रिज्या हो गया। और एच रेशियो एच बी कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपका 7:5। अब तो हमें क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया किसका, ए रेशियो बी का। ये होगा क्या, 2π RA H रेशियो 2π RB और HB हो जाएगा। 2π से 2π कैंसिल, आर ए के स्थान पे क्या हो जाएगा, 5 गुणते, ये 5 है ना आर ए का। इसी तरह एच ए के स्थान पे क्या हो जाएगा, 7 रेशियो आर बी कितना है, आर बी है 2 गुणते एच बी कितना है, 5। 5 5 से 5 कैंसिल, आएगा क्या, 7:2। ऑप्शन नंबर 2 बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आज शनिवार है, 71 दिन बाद कौन सा दिन होगा? अगर आज शनिवार है, 71 दिन बाद यानी 72वां दिन पूछ रहा है। अब अगर आज शनिवार है तो 17वां दिन क्या होगा, 17वां दिन भी क्या हो जाएगा, शनिवार होगा। होगा, साथ साथ से दिन ऐड करते जाओगे तो 17वां दिन भी क्या होगा, शनिवार होगा। तो 71वां क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। तो 72वां दिन क्या हो जाएगा, सोमवार। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है ए बी सी में ए बी 6 सेंटीमीटर है। चलो अच्छा ठीक है, देखो ये क्या है आपका, हम समझ ऐसा कुछ भी मान ले रहे हैं, कोई जरूरी, ये राइट एंगल मैंने नहीं बनाया है, ठीक है। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये कह रहा है ए बी 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। और जो ये ए डी है, माफ करिएगा ए डी, ये, तो इनका जो रेशियो है वो कौन सा रेशियो में है, 3:2 में। तो हमें पूछा क्या है, ये ए सी। बेसिक सा फॉर्मूला होता है, अगर ये क्या है, समद्विभाजक है ना कोण का डी, इन दोनों को बराबर भागों में बांट रहा है। फॉर्मूला क्या होता है कि ए बी अपान यहाँ पे ए सी बराबर हो जाएगा आपका बी डी अपान डी सी। समझ में आया? इसको सॉल्व करिए जरा। ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6 बटे ए सी बराबर बी डी अपान डी सी कितनी दे रखी है, बी डी रेशियो डी सी दी है ना, 3:2 यानी 3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए सी बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 6 गुणते 2/3, 3×2 6, 2×2 4। ए सी की वैल्यू कितनी आ गई, 4। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ये 6 है तो 6×2 12, 12 में से 3 गए, मतलब 3 से भाग देंगे तो 4। ए सी की वैल्यू आ गई 4। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहा है
यक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 23 के। तो यक्स प्लस 1/x की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। अब देखिए इसके तरीके तो आपको पता ही है। इसको क्या करेंगे हम, तोड़ेंगे किस में, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/x बराबर 23। यक्स से यक्स कैंसिल, क्या आ जाएगा आपका, यक्स प्लस 1/x का स्क्वायर बराबर, ये -2 है, इधर ऐड करोगे 23 2 25 हो जाएगा। तो आपको आ जाएगा यक्स प्लस 1/x की वैल्यू ±5 आ गई। अब आप कहोगे वैल्यू तो 2 आई है, यहाँ पे क्या लिखा है, यक्स कितना होना चाहिए, >0, तो माइनस वाला हो नहीं सकता, तो बचेगा क्या, +5। आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, है ना। आप इसमें एक चीज़ ये भी कर सकते थे। अच्छा ये बताइए, एक मिनट, इसको थोड़ा सा हम और एक दूसरी चीज़ समझाने की कोशिश करते हैं। ये तो समझ में आ गया ना। देखिए इसको और क्या कर सकते थे आप, एक मिनट, एक मिनट रुकिए, हम आपको एक चीज़ और समझाने की कोशिश करते हैं। अब देखो इसमें था क्या, अगर एक मिनट, यक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 23 है, तो आप बताइए अगर यक्स की वैल्यू मान लो 4 रखते हैं, 4×4 = 16 होता है, यहाँ 23 है, तो 16 प्लस 1/16, अभी उतना निकट वैल्यू नहीं आएगी, आती 16.6 के करीब आती। चलो हटाओ इसको, 5 लो, 25 धन 1/25 कितना आ जाता है, ये 25.04। ये थोड़ा ज़्यादा हो गई ना, यानी 4 और 5 के बीच में ही एक्स की वैल्यू होगी, होगी कि नहीं होगी। अब देखिए ज़्यादा अधिक नहीं है, मान के चलो हम अगर इसकी वैल्यू 4.8 ले लें, एक्स की वैल्यू, मतलब ऐसा ले लें एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाए, 4.8, तो कितना हो जाएगा, 4.8 प्लस एक्स की वैल्यू कितना ले लो, 4.8 ले लो, 4.8 लोगे, एक मिनट, एक्स की वैल्यू अगर 4.8 लोगे तो क्या आ जाएगा आपका, 2800, 2500 हो गया, 2204, तो 2204 यानी 22.04 प्लस 1/22.04, तो लगभग लगभग करीब करीब देखो यहाँ पे 1/22 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.4 करके समथिंग आएगी। मतलब कहने का मतलब कि अगर करीब यही 4.823 अगर ऐसी कोई वैल्यू लेंगे तो ये वैल्यू करीब करीब ऐसे सेटिस्फाई करेगी। तो अगर यहाँ पर डायरेक्ट हम एक्स की वैल्यू यही रख दें 4.8182 या मोटा मोटा 4.8 रख दो, तो कितना आ जाएगा, बटे 4.8 एक्स प्लस 1/x की वैल्यू, तो 4.8 प्लस 0.2 मोटा मोटा 5 आएगा, 5 के आसपास, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। अगर नहीं समझ में आए ये बात तो आप पुराना करिए, लेकिन इसको सीखिए, है ना। अगर आपको दिक्कत हो तो कमेंट में बताइएगा, हम इस पर प्रॉपर वीडियो ले आ देंगे, ठीक है ना। इसको कैसे आप अप्रोक्सीमेशन से लगा सकते हैं, ये अप्रोक्सीमेशन मेथड था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो इसमें कुछ है ही नहीं, cos² a-1, ये कितना हो जाएगा, -sin² होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 1 - cos² बराबर क्या होता है, sin² इंटू cot² a+1 क्या हो जाएगा, cosec² होगा कि नहीं होगा, cosec²a, अब +1 दिया है। अब sin² cosec² की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो -1 हो जाएगा, अब सॉरी -1 हो जाएगा, और फिर -1 हो जाएगा, और फिर +1 हो जाएगा, तो -1 +1 कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 0। आपका ऑप्शन नंबर 2। ट्रिग्नोमेट्रिक बहुत बेसिक सवाल आते हैं और बहुत बेसिक था भी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि ए बी सी का मानक विचलन टी है तो ए प्लस सी बी प्लस सी सी प्लस सिक्स का मानक विचलन क्या होगा, टी ही होगा। अगर यहाँ पे A-6 B-6 C-6 भी करता तो भी टी होता। सेम संख्या को जोड़ने या घटाने पे मानक विचलन के मान में परिवर्तन नहीं होता है, क्यों, क्योंकि जो फार्मूला होता है मानक विचलन का वो होता क्या, ये देखिए जरा, इसको समझ लीजिए आप, √xi माइनस एक्स एवरेज का स्क्वायर बटे n-1, ये होता है। तो देखो अब ये जब आप बढ़ाते हैं +C+6 वगैरह, ये जब आप डिफरेंस लेते हो तो वही वैल्यू क्या आ जाती है, बार बार सेम आ जाती है, क्योंकि डिफरेंस ही निकालना है। तो जब आप इनमें ऐड करोगे तो यहाँ पे जैसे एक्स आई के स्थान पे A+6 लोगे, है ना, और एक्स एवरेज के स्थान पे क्या आ जाएगा आपका, ओवरऑल आ जाएगा A+B+6/3 अब +6 आ जाएगा। तो ये जो 6 6 अंत में कट ही जाता है तो वो पुराना वाला ही चीज़ आ जाता है। इसका मतलब मानव विचलन क्या होगा,
टी ही होगा। समझ में आया कि नहीं आया? जोड़ो या घटाओ, वैल्यू मानक विचलन की वैल्यू में परिवर्तन नहीं होता है, मल्टीप्लाई पे होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है। इसके मूल क्या है? अल्फा और बीटा। तो बताइए जरा, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? माइनस बी अपान ए होगा कि नहीं होगा? यक्स का माइनस यक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अच्छा, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? अचर बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो सी बाई ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब कह रहा है उन द्विघात समीकरणों में से एक होगा जिसके मूल वन प्लस अल्फा वन प्लस बीटा होगा। चलो हम कन्वर्ट करते हैं। तो द्विघात समीकरण को उसको लिखा कैसे जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? मूलों का योग, तो मूल क्या है? वन प्लस अल्फा प्लस वन अपान बीटा यक्स प्लस मूलों का गुणनफल वन अपान अल्फा इंटू वन अपान बीटा बराबर किसको हो जाएगा? 0 पे। यही तो होता है द्विघात समीकरण बनाने का नियम, अगर मूल दिए हो तो। अब इसको जरा सॉल्व करिए आप, क्या आएगा? देखिए, यक्स स्क्वायर माइनस ये क्या आ जाएगा? नीचे अल्फा बीटा, यहाँ पे बचेगा बीटा प्लस अल्फा यक्स प्लस वन अपान अल्फा बीटा बराबर 0 हो जाएगा। अब इसको जरा और सॉल्व करिए, देखिए क्या हो जाएगा? यक्स स्क्वायर माइनस बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी दी हुई है? कितना निकाला हमने? माइनस बी बाई ए। तो हो जाएगा माइनस बी बाई ए बटा अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है? सी बाई ए। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी बाई ए इतना यक्स प्लस वन अपान अल्फा बीटा की वैल्यू सी बाई ए बराबर 0। सॉल्व करिए इसको। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? देखिए, यक्स स्क्वायर ये ए से कैंसिल हो जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस बी बाई सी यक्स प्लस ये ए ऊपर चला जाएगा, तो ए बाई सी इजकल टू 0। अब सी को मल्टीप्लाई कर दीजिए सब जगह, तो सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इजकल टू 0। यही आपका क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण। सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इजकल टू 0, जिसके मूल वन अपान अल्फा और वन अपान बीटा होंगे। देखो कहाँ पे है? सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इजकल टू 0, ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मान लीजिए ए एक अभाज्य संख्या है, बी एक भाज्य संख्या है। इस प्रकार ए प्लस बी बराबर 240। पहला कंडीशन क्या है? ए प्लस बी बराबर 240। ठीक है, इसके अतिरिक्त ए और बी का एलसीएम कितना है? 4149 है। तो ए और बी का मान बताना है। अच्छा देखो, इसको थोड़ा ऑप्शन से एलिमिनेट करो। यहाँ पे देखो, अगर ए की वैल्यू 2 होगी अब बी की वैल्यू 217 होगी, तो इनको ऐड करो कितना आएगा? 219 होगा ना। आना कितना चाहिए? 240। ये गलत हुआ कि नहीं हुआ? यानी पहला ऑप्शन गलत हो गया। पहला ऑप्शन गलत हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ रहा है? पहला ऑप्शन आपका क्या हो गया? गलत हो गया। अब देखिए दूसरा, देखिए दूसरे में क्या है? 17 प्लस 233 कर दीजिए, कितना आएगा? 250 आएगा। दिया कितना? आना कितना चाहिए? 240। दूसरा भी गलत होगा कि नहीं होगा? समझ में आ रहा है ना? अभी देखो सब ऑप्शन से कर रहा हूँ, ठीक है। अब तीसरा देखो, तीसरा क्या कह रहा है? 19 प्लस 221 कितना आएगा? 240। ये हो सकता है, अभी क्लियर नहीं है, अभी चौथा नहीं है, ये हो सकता है। चौथा देखो, 13 प्लस 227, बिल्कुल ये भी हो सकता है 240। यानी पहले दूसरे तो नहीं होंगे, बाकी दोनों हो सकते हैं, चूंकि 240 आ रहा है। अच्छा अब देखो, ए और बी का एलसीएम कितना आ रहा है? 4199। अच्छा, अब इसको कैसे कर लेंगे? एलसीएम पता है ना कैसे लेते हैं? अब जरा देख लो पहले, 19 और 221 का एलसीएम क्या आएगा? 19 और 221 का एलसीएम क्या आएगा? 19 से 221 तो कट नहीं रहा है, तो इन्हीं का मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा? कर लो जरा, इसको चेक कर लो। 19 से कम 19, 9 हाथ से लगा 1। 19 दूना 38 से 39 के 9 हाथ से लगा 3। 19 दूना 38, 38 3 41। देखो आ रहा है। और जब दोनों कंडीशन मिल गई तब चौथा मत चेक करना, सीधा तीसरे को मार के निकल जाना है। देखा, सवाल में कुछ था कुछ नहीं था, हमने ऑप्शन से ही इसको क्या किया? एलिमिनेट किया। समझ में आया कि नहीं आया? इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, बन जाएगा। वहाँ आपको टाइम का मैटर करता है, ठीक है, कैसे लगाते हो वो मैटर नहीं करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सी संख्या 7 दशमलव है? 7 दशमलव के लिए एक चीज ध्यान रखिएगा, हर में 2 या 5 का मल्टीपल, 2 या 5 हो या इन्हीं का
मल्टीप्लाई हो, है ना। कब? भिन्न को सरल करने के बाद, जिससे यहाँ पे ऐसी संख्या हो जाएगी ना कट। जैसे कोई कह दे कि 3/15 7 दशमलव है या नहीं है, तो 15 में आप कह दोगे कि यार ये तो 3 × 5 है, 3 भी है। देखो पहले इसको सरल करो, कितना आ जाएगा 1/5। अब नहीं कटेगा ना। अब देखो नीचे क्या है, ठीक है। तो 2 या 5 है, इसका मल्टीपल होगा तभी क्या होगा, 7 दशमलव होगा। तो यहाँ पे देखो नीचे 7 है और सिंपल फॉर्म में है, नहीं होगा। देखो 3 ही है ना, कटेगा तो है नहीं, यहाँ भी नहीं कटेगा। 7 है, नहीं होगा। यहाँ 3 है, नहीं होगा, यही होगा 1/2। इसकी वैल्यू कितनी आती है, जो कि 0.5। बाकी की वैल्यू कितनी आएगी, बाकी की वैल्यू बारम्बार में आएगी। जैसे 3/7 की वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग 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 करती रहेगी, है ना। समझ में आया कि नहीं आया। 7 दशमलव मतलब जहाँ पे दशमलव शांत हो जाए, मतलब वैल्यू पॉइंट के बाद मतलब सॉल्व हो जाए वो फॉर्म, मतलब वो चीज़ें, तो वो क्या हो जाती है, शांत। अब जैसे अगर आप समझो जैसे 2/3 ही है, इसको सॉल्व करो, क्या आएगा 0.3×18, 2 बचा, फिर 3×18, फिर 2 बचा, फिर 3×18। ये चल रहा है ना, ये कहीं ख़त्म नहीं होगा, तो इसको आसान दशमलव बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नल ए एक टंकी को 18 मिनट में भर सकता है। देखो है वही वर्किंग टाइम का ही है, ए 18 मिनट में। बी से 36 मिनट में भर सकता है, तो चलो बी 36 मिनट में भर सकता है। सी उसे 54 मिनट में भर सकता है, चलो सी 54 मिनट में भर सकता है। सब। अब नल ए को 1 मिनट के लिए खोला गया, उसके बाद 4 मिनट के लिए नल बी को खोला गया, उसके बाद नल सी को खोला गया। तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा। अब समझिए, इन तीनों का क्या लेना है, बताया था ना, एलसीएम। कितना आएगा 108। अब क्या निकालनी है, इफिशियंसी। अगर ये 18 मिनट में 108 भर दे रहा है, तो पर मिनट कितना भरेगा, 6। इसकी इफिशियंसी 6 की है। ये 36 मिनट में 108 भरेगा, तो इसकी इफिशियंसी कितनी होगी, 3। 80 की इफिशियंसी कितनी होगी, अगर 54 मिनट में 108 को भर रहा है, तो 1 मिनट कितना भरेगा, 2। समझ में आया। इफिशियंसी होगी। अब क्या कह रहा है, ए को 1 मिनट के लिए खोला गया, तो अगर ए को 1 मिनट के लिए खोलोगे तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 6 ही तो भरेगा, 6 की इफिशियंसी है। अब बी को 4 मिनट के लिए खोला गया, तो बी 4 मिनट में कितना भर देगा, 12 भर देगा कि नहीं भर देगा। तो यानी ये कितना कुल भर गया, 18 भर गया। 18 भर गया तो बचेगा कितना, 90 बचा है अभी। अब भरना किसको हो, नल सी को। नल सी को 2 एफिशिएंसी है, हमें भरना कितना है, 90। कितना टाइम लगेगा बताइए, 45 लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। तो पूछ क्या रहा है, कुल कितना समय लगेगा, तो 45 तो सी को लगा, और 4 लगा किसको, बी को। 1 मिनट ए को, तो टोटल टाइम कितना लग गया, 45 + 4 + 1 50। आंसर लगा 45 में मत मार दीजिएगा, क्योंकि 45 मिनट तो सिर्फ सी को लगेगा बचा हुआ को भरने में। इसने पूछा क्या है, टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा टोटल। शुरू में भी तो 1 मिनट 4 मिनट लगे थे, जो ए और बी को आपने दिया है अलग से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रेमू और अलका की वर्तमान आयु कितनी है। रेमू और अलका की जो वर्तमान आयु का अनुपात है वो कितना है, 3/2, यानी 3:2। तो 20 वर्ष पहले कौन से उनकी आयु नहीं होगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, अनुपात जो है वो अगर आप वर्ष बाद जाएंगे तो क्या होगा, वर्ष बाद, तो जो रेशियो है वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और जब वर्ष पहले जाएंगे, क्या करेंगे, वर्ष पहले जाएंगे, तो जो रेशियो है वो क्या करेगा, इनक्रीज करेगा। समझ में आया कि नहीं आया। देखिए यहाँ पे रेमू और अलका का रेशियो कितना है, 3:2, या इसको आप कह सकते हो 1.5 है। तो अब अगर आप 20 वर्ष पहले जाएंगे, तो यानी जो अनुपात होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1.5 से बड़ी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1.5 होनी चाहिए। अब देखो जरा, पहला ऑप्शन क्या है, 17/10 है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.7, बड़ी है ना। हाँ, तो ये तो अनुपात हो सकता है। 8/5 को देखिए कितना आ जाएगा, 1.6, इससे बड़ी है ना 1.5 से, दूसरा भी हो जाएगा। अब 5/7 देखो कितना आ गया, 0.71 समथिंग। ये वैल्यू क्या 1.5 से बड़ी है, नहीं। यानी ये जो ऑप्शन है यही अनुपात नहीं हो सकता है। चौथा भी देख लो, 9/5 कितना आ जाएगा, 1.8, ये भी बड़ी है। यानी ये तीनों तो हो सकते हैं, लेकिन आपको ये जो तीसरा ऑप्शन है यही वाला अनुपात नहीं हो सकता। अब पूछा क्या है, यही। तो जो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तीसरा, 5:7। समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राम की दक्षता, दक्षता मतलब एफिशिएंसी, रहीम से दुगनी है। अब देखो,
यानी राम का जो इफिशियंसी रेशियो है वो रहीम से कितनी है, दोगुनी है। यानी राम का 2 है तो रहीम का 1 है। अच्छा, अब राम को एक कार्य करने में कितने दिन लग रहे हैं, 6 दिन। 6 दिन इसको काम लग रहा है, ये राम की इफिशियंसी है। यानी ये दो काम पर डे कर रहा है, इसको 6 दिन लग रहे हैं, तो टोटल काम कितना है पहले देखो। टोटल काम आ गया 12। और रहीम को पूछा है समान कार्य करने के लिए, यानी 12 काम अगर रहीम को करना है तो कितने दिन लगेंगे। अब बताओ रहीम की एफिशिएंसी कितनी है, 1। और टोटल काम कितना करना है, 12। तो टाइम कितना लगेगा रहीम को आप ही बता दो। 12/1 होगा कि नहीं होगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा, 12। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब क्या कह रहा है, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा बराबर 3/5। साइन अल्फा कॉस अल्फा का फार्मूला, अरे इसको स्क्वायर कर दो यार। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये बराबर किसके हो जाएगा, 3×9/5/25। इसकी वैल्यू कितनी होती है, साइन स्क्वायर प्लस का स्क्वायर अल्फा की 1 माइनस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा बराबर 9/25। 75 कर दो। इसको किधर ले जाओ, इस साइड में, इसको किधर ले आओ, इस साइड में। क्या हो जाएगा, इसको जरा सॉल्व करिए, क्या मिलेगा आपको। 1 - 9/25 बराबर 2 साइन अल्फा कास अल्फा। इसको सॉल्व करिए। 25, 25 - 9 बराबर 2 साइन अल्फा कास अल्फा। ये आपको और सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको 16/25 बराबर 2 साइन अल्फा, 2 साइन अल्फा कास अल्फा। 2 से ये कट जाएगा, 8 बढ़ जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका साइन अल्फा और कास अल्फा बराबर 8/25। आपका आंसर क्या हो गया, 8/25। समझ में आया कैसे हुआ। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 8/25। ये आपका ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जब ए संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, अब फिर 20% की कमी, संख्या पहले मान लो 100 है। 100 में जब 20% इंक्रीज करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120। होगा कि नहीं होगा, जब 20% आप क्या करोगे, प्लस करोगे। अब ये कह रहा है कि ये जो 120 आया है, इसमें अगर 20 की कमी करो तो 160 आएगा। तो यानी ये जो 120 है वो किसके बराबर होना चाहिए, 180 के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जब किसी चीज़ में 20 की कमी करो तो कितना मिला, 160 मिला। तो नहीं वो चीज़ क्या थी, 180 थी। अब वो है किसके बराबर, संख्या के 20% के बराबर है, वृद्धि के बराबर है। इसको तो 120 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 180 को। याद रखिएगा, आप इसको ये भी लिख सकते हैं, 120% आ गया है, 120 में से 20 की कमी करेंगे तो कितना आएगा, 160। लेकिन हाँ इससे आप इसको मत घटाइएगा, क्यों, क्योंकि ये जो 100 है हमने क्या किया है, माना है। क्या किया है, माना है। तो ये जो 120 है ये माना वाला आया है, यानी जो एक्स वाला आप एक्स मान के करते हैं, ये वो वाला पार्ट है। तो इससे आप इसको नहीं घटा सकते, इसको आप इधर जोड़ जरूर सकते हो। यानी ये जो 120 है वो रिप्रेजेंट करेगा किसको, 180 को। ये चीज़ दिमाग में रखिएगा कि आप यहाँ से डायरेक्ट 100 बराबर 160 कर दीजिए, गलत हो जाएगा। इसीलिए हम देखो यहाँ पर तीर का निशान लगाते हैं, मतलब कि ये इसको रिप्रेजेंट करता है। 120 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 180 को। अच्छा तो पूछा क्या है, यदि एक संख्या का 20% घट जाता है, अब बताइए अगर 100 का 20% बढ़ा तो 120 हुआ। अगर इसको 20% घटा देंगे आप तो कितना आएगा, 80 आएगा। तो 80 हो, और क्या कहा है, एक मिनट, और कहा है कि, अरे यार एक मिनट, और कहा है कि 20 बढ़ जाता है, तो 20% घटा दिया 80। ये पूछा 80 और उसको क्या करा है, 20 बढ़ जाता है। अच्छा पहले ये बताइए 120 किसके बराबर है, 180 के। तो यहाँ से एक किसके बराबर होगा, एक रिपीट करेगा 180/120 को करेगा। तो यहाँ पे 80 किसको रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे आपका 80 रिप्रेजेंट करेगा 180 गुणते 180 बट, सॉरी यहाँ पे हमारा एक गलत हो गया, 80 गुणते 180 गुणते और बटे 120 के। तो ये 60 तिहाई, 60 दूना 20,
60 दूना 20 और 2 40 80, यानी 80 किसको रिप्रेजेंट करेगा? 40 थे यहाँ 120 को। अब क्या कह रहा है कि 20% घट जाती है और 20 बढ़ जाती है। तो अब देखो 20% घटने पर कितना आ रहा है? 20% घटने पर कितना आ रहा है? यानी 80 कितना आ रहा है? 120 आ रहा है। अब इसमें 20 बढ़ाना भी है तो कितना आना चाहिए? 140। तो जो आपका 140 है वो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 2 ही क्या है? करेक्ट है। एक बात ध्यान से समझिएगा, मैं जो ऐसे लिखता हूँ मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको परसेंटेज वगैरह या जो भी मैं सवाल सॉल्व कराता हूँ उसका जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको क्लियर है। ठीक है, तो मैं जो लिखता हूँ आप मेरे बोलने पर भी ध्यान दिया करिए। अब तब उसको जब आप इससे समझेंगे तो आपको सब चीज़ें समझ में आएंगी। और अगर आपको कहीं कोई दिक्कत होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए, तो हम इसको और आसान तरीके से समझाएंगे। और अगर आपको लगता है तो हम इसको और बेहतर तरीके से समझाएंगे, और भी शार्ट तरीके से। पर मुझे लगता है कि आपको इतनी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। अगर नहीं आती हैं तो आप बेझिझक हमें कमेंट बॉक्स में बताइए सर कि इस क्वेश्चन नंबर का जो आपका जो क्वेश्चन नंबर था ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई है, तो हम आपको उसमें अच्छे से क्वेश्चंस के जो आंसर है वो प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, बाकी तरीका यही है। इंसान मैं देखो मैं भी आपके सामने ही सॉल्व करता हूँ। ठीक है, और जो भी चीज़ें सॉल्व करता हूँ ऐसे ही मैं पेपर में भी सॉल्व करता हूँ, और ऐसे ही आप लोग भी करते हो। वहाँ पे आप लिखते नहीं हो, बस वही चीज़ें हैं कि मैं बस उसी तरीके से ही आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ रही है? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 मीटर कपड़ा बेचते समय अर्जित लाभ उस कपड़े के 2 मीटर क्रय मूल्य के बराबर है। इसका मतलब यह हुआ कि 5 कपड़े का जो सेलिंग प्राइस है, यानी जो आप बेच रहे हैं विक्रय मूल्य है, वो कितना है? 2 मीटर के क्रय मूल्य के बराबर कह रहा है, यानी कुल 7 कपड़ों के क्रय मूल्य के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या हो गया कि सेलिंग प्राइस बटे कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या आएगा? 7/5 या 7/5। हमें निकालना क्या है? प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना आएगा? अगर सेलिंग 7 है, कॉस्ट प्राइस 5 है, तो कितना आएगा? 2 गुणते 100 कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है? 5। 5 से काटोगे तो 20, 20 दूना 40। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 40%। समझ में आया कि नहीं आया? और 5 मीटर कपड़ा बेच रहे हो ना, यानी 5 को बेचे आपने, 5 को सेलिंग प्राइस जो हुआ वो 2 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ भी मिला। अब 5 कपड़े का क्रय मूल्य था ही, तभी तो आप बेचे हो, उतना तो आपने लगाया ही था। यानी वो 7 कपड़े का क्रय मूल्य के बराबर पे आप 5 कपड़ों को बेच रहे हो, बस वही रेशियो मिल गया तो हमने प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लिया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि पी क्यू आर में क्यू 90 डिग्री है, चलिए इसको देखिए। यहाँ पे हमें दे रखा है क्या कि ये पी है, ये क्यू है और ये आर है। कह रहा है ये क्या है? 90 डिग्री है। ठीक है, हमने मान लिया। फिर कह रहा है कि पी क्यू, क्यू आर और पी आर के मध्य बिंदु कौन कौन से? ए, बी और सी। चलिए ये भी देख लेते हैं। ए क्या है? पी क्यू के। क्यू आर का क्या है? बी है। अब पी आर का क्या है? सी है। ये क्या है? मध्य बिंदु है। चलिए ठीक है, हम इनको वैसे मिला दे रहे हैं। ठीक है, मिला दिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अच्छा, पी ए बी सी एक वृत्ति है, आर बी ए सी एक वृत्ति है। मतलब कुल मिलाकर हमें यह देखना है कि कौन सा चतुर्भुज चक्री चतुर्भुज बनेगा, है ना? इसमें कौन कौन से चतुर्भुज की बात की है? देखो, एक चतुर्भुज तो पी ए बी सी की बात की है। पहले हम इसी को थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तब बताते हैं। देखो, ये 90 डिग्री है। ए और सी क्या है? मिड पॉइंट है, तो ए सी पैरेलल होगा क्यू आर के, होगा। तो ये 90 है तो ये कितना होगा? 90 होगा। होगा कि नहीं होगा? अच्छा, पी क्यू भी पैरेलल है किसके? वी सी के। तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा। ये सब अंतः कोण है ना, तो अंतः कोण क्यों कितना होता है? 180 अंश, तो ये भी 90 हो जाएगा। अच्छा, अब देखो कोण क्यू और कोण सी की वैल्यू कितनी आ रही है ऐड करने पर? 180 आ रही है कि नहीं आ रही है? अब कोण ए और कोण बी की वैल्यू ऐड करने पर कितनी आ रही है? 180 आ रही है। आ रही है। अब आपने पढ़ा होगा कि चक्री चतुर्भुज किसे कहते हैं? वह चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष क्या हो? वृत्त के परिधि पर स्थित हो। यही आपने पढ़ा है ना, वो चक्री चतुर्भुज होता है। और चक्री चतुर्भुज का क्या होता है? चक्री चतुर्भुज की खासियत होती है, क्या होती है कि उनके जो सम्मुख कोण होते हैं वो क्या होते हैं? संपूरक होते हैं, उनको ऐड करने पर 180 डिग्री आता है। यानी अगर किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो वो चतुर्भुज क्या होता है?
चक्रीय चतुर्भुज होता है, यानी उस चतुर्भुज के चारों शीर्ष क्या होंगे, वृत्त के परिधि पर स्थित होंगे। अब यहाँ पे देखो कोण क्यू और कोण सी 180 आ रहा है, देखो कोण क्यू प्लस कोण सी बराबर कितना आ रहा है, 180 आ रहा है। अब कोण ए प्लस कोण बी भी कितना आ रहा है, 180 आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, क्यू ए सी बी क्या हो जाएगा, चक्रीय चतुर्भुज होगा कि नहीं होगा, ये चतुर्भुज क्या हो जाएगा, चक्रीय होगा। और चक्रीय होगा तो इनके चारों पॉइंट क्या होंगे, एक वृत्तीय बिंदु पे होंगे, यानी ये वाला तो सही हो गया। अब बाकियों को भी चेक करना, चूंकि एक विकल्प दिया है, दिए गए सभी विकल्प। चलिए किसी एक और चेक कर लेते हैं। हम चेक करते हैं पहले वाले को, पी ए बी सी को, चलिए करते हैं। अब देखो पी ए बी सी है कहाँ, पी ए, चलो इनको मिड पॉइंट को भी मिला दे रहे हैं, बी ये है ये बी से। अच्छा अब ये बताइए, ये पैरेलल थे ही, ये पूरा पैरेलल था तो ये भी पैरेलल है, ये दोनों भी पैरेलल है, मिड मिड पॉइंट है, चूंकि ये मिड पॉइंट है तो ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो ये एंगल जो होगा इस एंगल के क्या होगा, बराबर होगा। पर क्या इनको जोड़ने पर 180 आएगा, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि ये जो एंगल है आपका ये कितना है, ये लेस देन 90 डिग्री है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, लेस देन 90 डिग्री हो जाएगा। तो दोनों को ऐड करोगे तो लेस देन 180 होगा कि नहीं होगा। तो अगर सम्मुख और संपूरक नहीं होंगे तो ये क्या होगा, नहीं होगा, ये भी से वृत्ति नहीं होंगे। अब अगर ये नहीं होगा तो फिर ये भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये तो सभी विकल्प हो सकते थे, या तो फिर तीसरा ही सही होगा। अगर ये भी गलत हो गया तो ये विकल्प भी गलत हो गया, तो यानी वही ऑप्शन सही होगा। तो आपको करेक्ट आंसर कौन सा है, करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर 3। समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सॉरी, आज का सेशन यहीं तक था तो उम्मीद है कि आप सबको ये सेशन पसंद आया होगा। यदि आपको किसी भी सवाल में किसी भी तरीके की कोई परेशानी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट करिए, निस्संदेह आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा और जो बेहतर तरीके से हो सकेगा उस बेहतर तरीके से आपको बताने की कोशिश की जाएगी। पर एक बात और, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो बेसिक आपकी ज़रूर क्लियर होनी चाहिए, लेकिन सवाल को बेसिक तरीके से मत लगाइए। आप प्रैक्टिस करिए उसको नए तरीके से सोचने की, आधा सवाल अपने दिमाग में लगाने की और उस पर स्पीड बढ़ाने की, ठीक है। क्योंकि कंपटीशन का दौर है और सबको ही पता है कि बिना मेहनत के, बिना प्रैक्टिस के चीज़ें अच्छी नहीं हो सकती हैं। इतना कंपटीशन है कि आपको बेहतर से बेहतर होना पड़ेगा और प्रदर्शन भी बेहतर से बेहतर करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर चलिए इन्हीं सब सवालों के साथ हम आज का सेशन समाप्त करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं एक नए सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।